आज की फास्ट लाइफस्टाइल में हम अपने खाने को लेकर बहुत अवेयर हैं, लेकिन जितना अवेयरनेस है उतना कंफ्यूजन भी है। कभी इंस्टा पर कोई कहता है ये खाइए और अगले ही पल कोई कहता है ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना, बहुत नुकसान करेगा। आज की बातचीत इसी छोटे से कंफ्यूजन को क्लियर करने की एक कोशिश है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा, दिल से विद पूर्णिमा में आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा भटनागर जी, जो कि क्लिनिकल डायटीशियन हैं, डायबिटीज़ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं और वेलनेस कोच भी हैं। आप 20 साल से लोगों को हेल्दी बनाने की प्रैक्टिस कर रही हैं और आप लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए भी गाइड करती हैं। नमस्कार अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज के लोग हैं जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों। लेकिन इतना कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ये खाइए, ये मत खाइए, ये सीड्स खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है और हम सभी लोग सोशल मीडिया से तो बचे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिथ्स क्रिएट हो गए हैं। लोगों की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं कि एक ही चीज़ को लेके 20 ओपिनियंस रहते हैं। तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया में मिली हुई हर चीज़ किस चीज़ से आ रही है, कौन ये बता रहा है। जो एक पर्सन के लिए जो चल रही है डाइट, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। कोई सेलिब्रिटी कोई डाइट को फॉलो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो ये समझें कि इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही, क्या वो रिलायबल सोर्स है, क्या वो आपके लिए सही है। जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ या डाइट के बारे में सुनते हैं तो पहले आप ये पूछें क्या ये मेरे लिए काम करेगा, और अगर जवाब नहीं है तो मुझे लगता है ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि जो आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता कि वो सर्टिफाइड बिल्कुल क्लिनिकल स्पेशलिस्ट आपको दे रहा है कि कहीं और से आ रही है। और दूसरी चीज़, कोई भी अगर कितना भी वेट कम करता है तो वो एक स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता है। जो उसके बॉडी के लिए सूट हो रहा है वो ज़रूरी नहीं आपके बॉडी के लिए सूट हो। तो न्यूट्रिशन कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, इसीलिए हम इसको पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड मील प्लान कहते हैं। यूनिवर्सली बिल्कुल सब नहीं अप्लाई होता जी। आजकल एक बहुत मेजर कंफ्यूजन ये भी है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी डाइट में ना उनको प्रोटीन भरपूर मिल रहा है, ना विटामिन B12 भरपूर मिल रहा है। तो इस मिथ को ज़रूर आप क्लियर करें। और सेकेंडली मुझे ये ज़रूर बताएं कि छोटे बच्चे, एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स, इन सब की डाइट में क्यों डेफिशिएंसी हो रही है और उसको कैसे कोप अप किया जाए? देखिए, इसमें ऐसा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी तो इंडियंस में है ना, खास तौर पे वेजिटेरियंस में। लेकिन वेजिटेरियंस की मील्स अगर आपने सही तरीके से प्लान किया और थोड़ा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सही रहा, फिर ये डेफिशिएंसी नहीं होती है। बट इन जनरल हम इंडियंस थोड़े प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, है ना। हम लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हो जाती। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हम डेफिशिएंट है, प्रोटीन को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। और इसका फ़ायदा मिलता है फूड इंडस्ट्रीज़ को कि हाई प्रोटीन आपको आटा भी मिलेगा, हाई प्रोटीन बिस्किट्स भी मिलेगा, हाई प्रोटीन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। तो प्रोटीन अगर वेजिटेरियंस के लिए बात करें तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हम अपने हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करें। चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, हर मील में अगर आपने प्रोटीन इंक्लूड किया तो आपकी दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन हम करते क्या है, रात को रोटी सब्जी खा लिया, है ना, उसमें तो प्रोटीन है नहीं, तो या तो आपने दाल चावल खा लिया। कॉन्ट्ररी टू बिलीव्स, दाल में भी इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं है, लेकिन कम मात्रा में है। सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है प्रोटीन की। दूसरी चीज़, जहाँ हम विटामिन B12 की बात करते हैं,
ये मिथ नहीं है, काफी हद तक रियलिटी है कि वेजिटेरियंस के लिए B12 एक चैलेंज है, ठीक, क्योंकि B12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में होता है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जिसमें विटामिन B12 रहता है, या आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो सप्लीमेंट्स की हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। अगर हम एज वाइज देखें, अगर छोटे बच्चों में देखें तो इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगर विटामिन B12 में डेफिशिएंट हो, ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। जब हम एडोलेसेंट तक आते हैं तो एक ग्रोथ स्पॉट होता है, बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं जिनको पुअर कंसंट्रेशन और मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, थकान जल्दी होती है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स का बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, तो उसमें भी B12 डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थकान, लो एनर्जी वगैरह होता है। जब हम और थोड़ा ओल्डर पेशेंट्स पे आते हैं या ओल्डर क्या बोलना चाहिए एज ग्रुप में आते हैं, तो उसमें ऐसा है कि एक तो उस एज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक तो प्रोटीन भी कम रहता है, मसल लॉस भी होती है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा जो कुछ भी खा रहे हैं विटामिन B12 उसका आधा एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पे भी हमें इन सारे एज ग्रुप्स में टाइम टू टाइम, अगर वेजिटेरियंस है स्पेशली, तो फिर हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि उनका कितना है विटामिन B12, उसी हिसाब से फिर हम या डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको पूरी कर सकते हैं। बात मैं यहाँ पर और जानना चाहूँगी कि जब हम पुराने टाइम की बात करें अगर, तो तब कौन से ब्लड टेस्ट होते थे? ना आयरन का टेस्ट होता था, ना कैल्शियम का, ना B12 का। तो जबकि डाइट आज तक भी चल रही है, फिर उस टाइम क्यों डेफिशिएंसीज नहीं होती थी? अगर आप जब आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो अगर हम सोचें पुराने ज़माने में खाने का क्या सिस्टम था, आपका दाल चावल रोटी सब्जी दही अचार पापड़ सब चीज़ें होती थी जी। आजकल किसके पास इतना टाइम है कि ये सारी चीज़ बनाए? कई बार सिर्फ रोटी सब्जी बन जाती है, कई बार दाल चावल बन जाता है, न्यूक्लियर फैमिली, प्रिपरेशन में टाइम नहीं रहता है। दूसरी चीज, पहले इतना ज्यादा बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होते थे। हर टाइम घर का खाना खाते थे। ज्यादातर अनाज भी घर के होते थे, खेतों में बने रहते थे। तो इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। जितना आप हेल्दी ईटिंग करेंगे, जितना आप अच्छी वाली प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता था। बाहर का खाना कभी आपको शादियों में, कभी बर्थडेज में, मतलब हम लोग भी जब छोटे थे साल में एक आध बार हमारा बाहर खाना होता था। तो ये सारी चीजें जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है ना, तो उसकी वजह से भी चेंज हुआ। और जब इतना ज्यादा अनहेल्दी ईटिंग करेंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। और जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जा रहा है कि आजकल जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उसको बहुत फिट रहना है, बहुत स्लिम रहना है, जिसके कारण वो सबसे पहले जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो सबसे पहले रोटी चावल घी तेल ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। उनकी लाइफ में ये सेट है। यही सोशल मीडिया की देन है कि भाई ये तो सबसे बेकार है, अगर आपने घी खाया तो आप मोटे होगे, पानी पी के जिंदा रहो, लेकिन घी तेल चावल और आटा छोड़ दो। तो क्या है इसका, क्या रीजन है? देखिए, जैसे आपने बोला ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और पीयर प्रेशर, मतलब जो फ्रेंड सर्कल होता है, अपीयरेंस प्रेशर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने बहुत ज्यादा, इंस्टा की वजह से इंस्टा लायक है कि नहीं है पे। दूसरा, हम जो जिसको एज अ मॉडल देखते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो, जब सेलिब्रिटीज ही इस चीज को एंडोर्स करते हैं तो इट इज वेरी इजी कि हमारे बच्चे उस ट्रैप में फंस जाए, है ना। तो अगर इसलिए ज्यादातर अपीयरेंस आजकल हो गया है, भले ही वो अंदर से अनहेल्दी हो। हमने तो इतने ज्यादा केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे, लड़कियां खास तौर पे, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको खाने से एक फोबिया हो जाता है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिसीजेस भी होते हैं, डिफिशियंसीज भी होते हैं, और वो आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सो इसलिए यूथ को अवेयर करना कि थिन होना और हेल्दी होना एक नहीं है।
ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसको आप डिफरेंशिएट करना सीखिए कि पतला होना और हेल्दी होना क्या है, एंड देन टेक द राइट स्टेप टुवर्ड्स इट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनके लिए हम क्लिनिकल डाइट कैसे डिसाइड करते हैं और उनके लिए किस हद तक वो हेल्पफुल होती है? देखिए, मेनोपॉज क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है, ठीक है। मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। अब ये तीनों स्टेजेस कम से कम 8 से 10 साल का होता है। तो आपके मेनोपॉज होने के पहले कुछ 4-5 साल आपका होता है पेरीमेनोपॉज, ठीक। इसमें आपको इरेगुलर पीरियड्स और बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें शुरू होती है। मेनोपॉज हम जब तब बोलते हैं जब 12 मंथ्स तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो हो गया आपका मेनोपॉज। उसके बाद वाला टाइम जो होता है वो होता है आपका पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है। तो इस टाइम जो लेडीज होती हैं बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों से गुजरते हैं। उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है ना, क्योंकि उसमें हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से वेट गेन की टेंडेंसी होती है। बहुत ज़्यादा लोग अपने आप पे बहुत हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसमें मेरी कुछ प्रॉब्लम है या मेरी अंदर कुछ कमी है। दूसरा, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कई बार मेमोरी लॉस जिसको हम ब्रेन फॉग बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर से लेना चाहिए अगर आपको इन चीज़ों से अच्छे से गुजरना है, क्योंकि वेट गेन की टेंडेंसी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि 10 में से 10 महिलाओं को ये हो, बट ज़रूर ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि 10 में से 8 महिलाओं को तो वेट गेन की टेंडेंसी होती है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें बंद तो नहीं कर सकते। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है एक वुमन का, तो कुछ चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन विद द राइट न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, जो हम लाइफस्टाइल कोचिंग करते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसकी वजह से इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका हम बता सकते हैं। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द वुमेन्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है इन सब चीज़ों से आराम से निकलने के लिए, ठीक। उस टाइम पे आपका एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल, आपका ईटिंग हैबिट्स, बहुत सारे हमारे फूड्स ऐसे हैं जो हार्मोन के लिए बने रहते हैं, तो हार्मोन्स में बहुत अच्छा होता है, तो वो हम डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे होता है कि जब महिलाएं इस मेनोपॉज के टाइम रहती है, मेरा सबसे ये सलाह है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको बहुत सपोर्ट करें। ये ना सोचें कि ये तो ऐसी ही है, इरिटेबल हो जाती है, गुस्सा करती है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि उस दौरान महिलाओं को क्या हो रहा है, वो किस दौर से गुजर रही है। तो फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा हेल्प होता है उस समय। तो अगर फैमिली सपोर्ट रहे, चाहे हस्बैंड्स हो, इन लॉज हो या मदर्स हो, डॉटर्स हो, अगर बहुत ज़्यादा उससे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो फिर ये जो फेज़ होता है तो वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। मतलब जो मेनोपॉजल लेडीज होती हैं उनको मतलब आप ये करके, ये बोल के ट्रीट मत कीजिए कि तुम्हारा तो यही है, तुमको ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ये तुम्हारा हर रोज का है। बहुत सारे मुझे आज तुम्हारा ये दुख रहा है, आज तुम्हारा वो दुख रहा है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्यार से ट्रीट कीजिए। क्लाइंट्स आते हैं जिनके हस्बैंड्स आते हैं, अरे मैम ये तो गुस्सा ही करती रहती है, दिन भर गुस्सा करती है। बट उसमें हमें हस्बैंड्स को भी काउंसिल करना पड़ता है कि व्हाट योर वाइफ इज गोइंग थ्रू, ये सच में हो रहा है उनके साथ, उसमें उनको जानबूझ के नहीं कर रही हैं, ये एक अपना हार्मोन्स का जो चल रहा है अंदर, उसकी वजह से नेचुरली हो रहा है। इट इज नॉट समथिंग कि उनको अच्छा लग रहा है कि ये करके। सो वी हैव टू काउंसिल द फैमिली मेंबर्स आल्सो। तो फैमिली मेंबर्स को भी हम बहुत बैठ के काउंसिल करते हैं कि थोड़ा सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मेनोपॉजल लेडीज जो होती हैं उनको आप डाइट और काउंसलिंग, एक्सरसाइज के अलावा फिर क्या कुछ अपने हॉबीज वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ जी, एक तो डाइट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरी चीज इमोशनल काउंसलिंग की बहुत जरूरत है ना, बिकॉज समटाइम्स वो अपने आप को ही समझ नहीं पा रही हैं, तो फिर अब वो दूसरों को कैसे समझेंगे। तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम बिता के, काउंसिल करके, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। उसके अलावा हम ये उनको बताते हैं कि आप फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा,
ठीक, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल हेल्थ का, चाहे वो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, चाहे वो आप एक मेंटल कोच के पास जाइए, तो कहीं से भी आपको हेल्प लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं तो सबको एडवाइस करूँगी तो आप बेफिक्र होकर हेल्प लीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस फेज से निकलने में। सही बात है, बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन है कि हेल्प मांगने से कतराइए मत, बिल्कुल, क्योंकि आपको इस फेज में हेल्प चाहिए और प्लीज और लेना भी मांगिए। हाँ, और लीजिए। हाँ, और हाँ, हमारे जो इंडियन में औरतें होती हैं उनको लगता है मैं हेल्प मांगूंगी तो कैसे लगेगा, मैं सबका ध्यान रखती हूँ। तो ये भी हमें काउंसिल करना पड़ता है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना कोई बुरी बात नहीं है, ना आपको किसी चीज की गिल्ट होना चाहिए कि मैंने अपने लिए कैसे सोच लिया। मैं तो कहती हूँ a healthy woman makes a healthy family. Healthy and happy woman. Yes, happy woman makes a healthy and happy family. तो इसलिए घर के औरतों का खुश और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, मिलेट की डाइट का जो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मिलेट्स आजकल के तो अनाज है नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स से चलता आ रहा। अगर आप याद करेंगे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बाजरा भी बनता था, ज्वार भी बनता था, सब। लेकिन बीच में क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सब अनाज नहीं, जिसको हम छोटे अनाज बोलते हैं, इसने बैक सीट ले लिया, है ना। फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फास्ट फूड्स और इंस्टेंट वाली चीज़ों से स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज, मिलेट्स को पकाने में उनका प्रेपरेशन टाइम ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा वर्किंग फैमिलीज ऐसे हैं आजकल, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मिलेट्स ने एक बैक सीट ले लिया। तो काफी सालों तक लोग मिलेट्स को भूल गए थे। अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, 2-3 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ईयर ऑफ मिलेट्स कर दिया, जिसकी वजह से 1 साल में ही मिलेट्स की जो यूसेज है और बहुत बढ़ गई है। अब लोग उसके बारे में जानने भी लगे हैं। और उसका नाउ मिलेट्स का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ने आज तक मिलेट्स नहीं खाया तो धीरे धीरे स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि हर किसी को मिलेट एक जैसे सूट नहीं होता है। किसी को ब्लोटिंग हो सकती है, किसी को कुछ और चीज़ें, हैवीनेस हो सकता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करें, बॉडी को यूज टू होने दें। प्रेपरेशन टाइम बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स ऐसी चीज़ है जो उनका फर्मेंटेशन, सोकिंग टाइम अलग रहता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए करना पड़ता है। तो कुकिंग टाइम और प्रेपरेशन टाइम सही रखें, तभी वो अनाज आपको फ़ायदा करेगी, है ना। दूसरी चीज़, मैंने ये भी देखा है मेरे क्लाइंट्स में, वो अपने डाइट में बहुत ज़्यादा मिलेट ओवरलोड कर लेते हैं कि हम गेहूँ ही नहीं खाएंगे, क्योंकि अब मिलेट के चक्कर में गेहूँ को दुश्मन बना दिया, पूरे हेल्दी हो जाएंगे। आजकल हर कोई ग्लूटेन छोड़ दिया, ग्लूटेन छोड़ दो तो ये हो जाएगा। ग्लूटेन आपके लिए बुरा नहीं है, हम लोग वर्षों से गेहूं खाते आ रहे हैं जी। ठीक है, आजकल थोड़ा एडल्ट्रेशन और जिस तरह का पेस्टिसाइड्स हैं, और थोड़ा पहले गेहूं छोटे आते थे, आजकल बड़े बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, मानते हैं। बट ग्लूटेन आपको तब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास कोई मेडिकल इशू ना हो, ग्लूटेन इंटॉलरेंस ना हो, जिसकी वजह से आपको ग्लूटेन बंद करना। क्योंकि कोई भी एक चीज न बनाती है न बिगाड़ती है, ये हमेशा हेल्दी चीज भी अगर आप अति कर देंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो इसलिए मिलेट्स ऐसा है, बिल्कुल खाइए, और इसको एक सही प्रोपोर्शन में बनाने का तरीका सही होना चाहिए और उसका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं, साथ में थोड़ा प्रोटीन भी लीजिए, फाइबर भी लीजिए, ताकि आपकी गट में भी कोई इश्यूज ना हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें रहेंगे, और मिलेट्स में बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे, और उनके तासीर अलग होते हैं, कुछ हम गर्मी में खाते हैं, कुछ हम सर्दी में खाते हैं। आप हर मिलेट को हर मौसम में नहीं खा सकते एग्जैक्टली, क्योंकि उनका कल्टीवेशन उसी टाइम होता है, इसीलिए उनको उस टाइम के लिए बनाया गया है जी। और सो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो मिलेट्स आपके लिए बहुत, स्पेशली बी विटामिन में आयरन, कैल्शियम बहुत होता है मिलेट्स में। तो एक सही क्वांटिटी में और सही कॉम्बिनेशन में मिलेट्स को खाना चाहिए। आप हमारे देखने वालों को ये भी बताइए कि जैसे मिलेट्स के जो हम आटा है, उसमें हमें बाजरा, मक्का और अपना ज्वार, तो ये मेजर किस सीजन्स में खाने चाहिए? देखिए, कुछ मिलेट्स गर्म तासीर के होते हैं, कुछ मिलेट्स ठंडे तासीर के होते हैं। तो हम ये करते हैं कि आप सर्दियों में जो है बाजरा, रागी, मक्का ये चीज़ खाएं, और गर्मियों में जो है
ज्वार खा सकते हैं और रागी तो खा ही सकते हैं। राजगीरा भी बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली आपने अभी मेनोपॉज की बात करी है। मेनोपॉज में राजगीरा बहुत फायदेमंद करता है, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, तो वो आप ले सकते हैं राजगीरा। और आजकल एक बहुत बड़ा एक, फिर से मैं वही कहूँगी, चलन चल पड़ा है, ये आटा इसमें मिक्स कर दो, वो आटा इसमें मिक्स कर दो, मल्टी मतलब ग्रेन जैसा बनाकर खाने का ट्रेंड बहुत है। तो ये कहाँ तक सही है, अगर सही है कि नहीं है, पहले तो ये भी देखिए डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही गलत है, ये भी नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से सही भी है। ओके। अगर आप 10 ग्रेन्स मिलाएंगे तो फिर गलत है, क्योंकि आप खाएंगे 2 रोटी तो आपको एक अनाज की भी फायदा नहीं मिलेगा उसमें, कि कितनी ही क्वांटिटी का आपको उसमें मिलेगा। मैं यूजुअली बोलती हूँ कि एक अनाज एक टाइम में, क्योंकि हर अनाज का डाइजेशन टाइम अलग होता है, हर अनाज की तासीर अलग होती है। तो इसी वजह से जब आप बहुत ज़्यादा अनाज मिला लेते हैं उसको हेल्दी बनाने के लिए, फिर आपको गट इश्यूज होने लगते हैं, जैसे एसिडिटी, ब्लोटिंग, कहीं बार कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि एक बार में एक अनाज खाना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जो हमारी मदर्स देख रही होंगी, खासकर स्पेशली जो जेन जी की मदर्स हैं, यंग जनरेशन वाली मदर्स हैं, उनका सबसे मेजर कंसर्न है कि हमारे बच्चों को घर की दाल रोटी सब्जी नहीं खानी है। क्या खाना है? पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पास्ताज, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनमें सिर्फ शक्कर ही भरी हुई है। तो क्या करा जाए? बच्चे तो मानते नहीं हैं, तो हमारे मदर्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कम करें, कैसे करें, क्या करें? देखिए मैं इसमें थोड़ा करेक्ट करूंगी, सिर्फ जेंजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आजकल 3-4 साल के बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा भी खाना है, बर्गर भी खाना है। इसमें 2-4 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। पहले तो हमें ना बच्चों को बचपन से ही, अगर हम चाहें कि जेंजी हो जाए 15-18 साल में हम किसी चीज़ को बंद करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से 100% बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अब ऐसे लाइफस्टाइल हमारी है कि बच्चे बाहर भी जाएंगे, पार्टी में भी जाएंगे, घर में नहीं दोगे तो बाहर जाके खाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि हम पूरी तरह से बंद नहीं करना है, लेकिन उसको रेगुलेट करें कि घर में अगर है तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर होते हैं वो आप घर में बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेस आप मल्टीग्रेन का बनाएं अलग से, बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ करें, पनीर है, चिकन है, जो भी आप खाते हैं वो यूज़ करके घर में बनाएं। सेकेंड थिंग जो बच्चों में होता है, बच्चे ना जो देखते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, कई बार मैं तो बोलूँगी गलती हमारी भी होती है, हमने बचपन से कई ये भी होता आजकल, माँ बाप बच्चों के सामने कुछ चीज़ खाते हैं और बोलते हैं आप बस छोटे हो, ये आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं, लेकिन 4 साल का बच्चा है, आप उसको बार बार बोल रहे हो आप छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पीना चाहिए, तो उसकी क्यूरियोसिटी आप बढ़ा रहे हो कि मुझे क्यों नहीं पीनी चाहिए, तो वो आज यहाँ नहीं तो कहीं पार्टी में अकेला छोड़ देंगे, वहां मिलेगा तो पी लेगा। ठीक है, तो पहले तो एज पेरेंट्स और एज मॉडल्स हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ उसके लिए नहीं, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों को कभी भी रिवॉर्ड मत करिए खाने से। ठीक है ना, कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ तो हम आपको मॉल ले जाएंगे, या आप ये अच्छा काम कर दो और आप चॉकलेट देंगे, आप जल्दी सो जाओ तो हम कल ये करेंगे। सो जब हम ये रिवॉर्डिंग करते हैं ना खाने से, तो ये बच्चों पे बहुत इफेक्ट करता है। कल को जब तक आप खाने के लिए कुछ रिवॉर्ड नहीं करोगे वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, एग्री। तो इसमें एक बच्चा इनडिसिप्लिन हो रहा है, दूसरा उससे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो इसलिए आप कभी ये क्यों नहीं बोलते कि आप अच्छा करोगे तो हम आपके लिए किताब लेके देंगे, है ना, या आप ये करेंगे हम आपके साथ कहीं गेम खेलने जाएंगे। सो द राइट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये चीज करनी चाहिए। तो इसलिए पहले तो हम जिम्मेदारी लें कि हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं पहले हम वो करें। ठीक है, और जहाँ रही बात एडोलेसेंस की, जब आप ये फाउंडेशन ही सही करेंगे फिर वहां आने तक आपको ये सब चीजें सिखानी नहीं पड़ेंगी, अपने आप सीख जाएंगे। yes. फिर उनको गलत या अच्छे चीज में फर्क खुद ब खुद आ जाएगा, है ना।
तो ये चीजें पहले तो हमें बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीजें सही रखेंगे तो बिल्कुल। दूसरा, एडोलेसेंस पे अगेन सोशल मीडिया की बात आती है, तो उनको अवेयर करना और सही चीज सिखाना, क्या चीज गलत है क्या सही है, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो एज पेरेंट्स जिम्मेदारी हमारी भी हो जाती है। एंड सबसे मेन मैंने देखा है, हमारे पास आजकल मोबाइल पे 3-4 फूड एप्स होते हैं, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, और छोटे छोटे बच्चे खुद ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि यूपीआई ऐप हो गया है, डायरेक्ट पेमेंट लिंक चला जाता है, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्डर। तो मैं तो सारे मदर्स को जिनके यंग बच्चे, सबसे बोलती हूँ, आप पहले तो ये एप्स हटा दो, ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो मैं बहुत छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के एडवोकेट हूँ, उनको लेबल रीडिंग सिखाइए। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपने उनको हर बार बोला बेटा आप ये उठा रहे हो तो पहले देखो पीछे क्या है, तो देखना, फिर हर बार वो बच्चा कुछ चेक करेगा, उसको पता रहेगा कि ये अच्छी चीज़ है तो मुझे लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है तो मुझे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेबल और न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ना, इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना आजकल बहुत, और मैं ये तो बच्चों के लिए नहीं, सब बड़ों को, क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज हाई प्रोटीन, हाई मिलेट, ये जो भी चीज़ मार्केट में करते हैं, अगर आपने पीछे देखा होगा उसमें 10% भी नई चीज़ वो होती है। तो इसलिए ये सभी को करना चाहिए, खास तौर पे बच्चों को सिखाइए ये। तो जब बड़े होंगे तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप उनको कुछ सिखाना पड़े। मतलब कभी कभी खाएं, इट्स ओके, वो एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, कोई भी चीज, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, एक चीज ना बनाती नहीं, अगर आप 15 दिन में एक बार खाया, 20 दिन में एक बार खाया तो नहीं नुकसान, हम भी खाते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन खाएंगे, हर दूसरे दिन बाहर का खाना है, बाहर का क्या वो प्रिपरेशन तरीका होता है, रीयूज्ड ऑयल होते हैं, फ्रोजन खाना होता है। अगर हम सिंपल बर्गर भी देखा, वो बर्गर में जो अंदर पैटीज होती है वो तभी थोड़ी ना बनाते हैं, वो फ्रोजन रहता है, वो कब का बना हुआ है। तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बहुत सारी चीजें। फ्रेंच फ्राइज ले लीजिए, वो बार बार एक ही तेल में फ्राई होता है, तो आप सोचिए छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं तो उनके हेल्थ पे कितना, इसीलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी, छोटे बच्चों में मोटापा आ रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं छोटे बच्चों में डायबिटीज भी देख रही हूँ, और वो भी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 तो जेनेटिक है, टाइप 2 डायबिटीज हम लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल, बहुत यंग लोगों में हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये रातों रात नहीं हुई है, ये आपका फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हुई। वैसे मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जो छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है टाइप 2, जो आजकल की जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड इश्यूज, ये सभी कुछ एकदम ऐसा हो गया जैसे कॉमन हो गया है। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, सिंपल। पीसीओडी है तो कई बार यस हार्मोनल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। हमारे खाने का तरीका बहुत ज़्यादा, हम लोग प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाते हैं, रात रात तक जागते हैं, चाहे हम मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, या लेट सो रहे हैं। आजकल तो 10 बजे सोना मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। 2 बजे इज द न्यू नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि अरे तुम तो 10 बजे सो जाती हो, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत कर दिया है 10 बजे सो के। आपकी बॉडी का भी एक क्लॉक होती है ना, कुछ टाइम होता है जब आपकी बॉडी रिपेयर करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, और बहुत सारे फंक्शंस आपके सब होता है रात में जब आप सोते हैं। अगर आप उस समय नहीं सोएंगे तो वो सारी चीजें होंगी नहीं, धीरे धीरे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, और आजकल बहुत सारे लोगों का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है। ये सारी चीजें हमारे न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और इंस्टा पे अगर बैठे रहते हैं, और अगर एक दिन की नींद हमने डिस्टर्ब करी, नहीं हमने अपना बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग हम सोए नहीं, तो पहले के ज़माने में जो बॉडी क्लॉक हुआ करता था वो सूर्यास्त, सनडाउन और सूर्योदय के हिसाब से होता था। अब तो नहीं है, लेकिन अगर 10 बजे नहीं सोते हैं तो एक रात में कितने कुछ मतलब इफेक्ट पड़ता होगा। एक रात में तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बट अगर आपने एक रात को 2 किया, 4 किया, 7 किया, फिर गड़बड़ धीरे धीरे शुरू होने लगेगी, ठीक है। तो
इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ओके, हाँ जी। जब तक कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन गड़बड़ करोगे तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक दिन गड़बड़ करोगे तो वापस ट्रैक पे आ जाओ, है ना, सुधर जाओ। हमने एक दिन ओवर ईटिंग करी, कहीं चले गए, तो अगले दिन वापस घर का खाना खाया नॉर्मल के, एक दिन लेट सोए कोई बात नहीं है, अगले दिन वापस सो जाओ। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है, उसी तरह से कि एक दिन हमने बाहर का खाया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, आपने अच्छे से उसको रखा है तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने इसको एक हैबिट बना लिया तो ये है, बॉडी ना पैटर्न्स पे चलती है। अगर आपने गलत पैटर्न किया, सोने का पैटर्न अलग, खाने का पैटर्न गड़बड़ है, तो बॉडी हमेशा पैटर्न पे चलती है, नंबर्स पे नहीं। एक वर्ड अभी आपने लिया था कि बॉडी पे इन्फ्लेमेशन होता है, आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स। तो ये क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट क्या होता है? देखिए, एक तो डिटॉक्सिफिकेशन डाइट कुछ नहीं होता है ना, डिटॉक्स डाइट, डिटॉक्स वाटर, कुछ नहीं। डिटॉक्स आपके लीवर और किडनी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जो आपकी बॉडी में लीवर किडनी के अलावा कुछ डिटॉक्स करे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। थोड़ा इन्फ्लेमेशन इज वेरी नेचुरल, जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, 2-4 दिन में ठीक हो गया, ये आपका नेचुरल इन्फ्लेमेशन। ओके। लेकिन जब आप लाइफस्टाइल को गड़बड़ रखते हैं, है ना, लंबे समय तक नींद गड़बड़ चलती है, लेट सोते हैं, या आपके खाने पीने का सही तरीका नहीं है, वो धीरे धीरे करके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में आ जाती है। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाएगी, फैट परसेंटेज की वजह से फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा तो वही आपको डायबिटीज, फैटी लीवर जो बहुत आजकल देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन की वजह से शुरू हो जाता है। जो आपने इन्फ्लेमेशन डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, उससे आप घर का खाना खाओ, सब्जियां फ्रूट ज़्यादा खाओ, पानी अच्छे से पियो, बाहर का मत खाओ, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये भी एक मिथ है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जरूर होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के लिए एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, जैसे हल्दी, जो हम यूजुअली इंडियन किचन्स में हम यूज करते ही हैं, और वो भी हल्दी को भी शॉर्ट्स में, इसमें अति नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है हम यूज करते हैं। दूसरा गार्लिक आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, हम करते हैं। जिंजर है, अदरक, वो भी हम खाने में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, ठीक है। तो वो आप अपने डे टू डे खाने में खाइए, लेकिन ये खा के फिर कुछ भी करे और इन्फ्लेमेशन कम करेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एज अ नेचुरल प्रोटेक्टर है। अगर आप बाकी सारी चीजें सही करेंगे, ये आपके हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, ये आपको मैजिकली गड़बड़ की हुई चीजों को सही नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कुछ नहीं होता, बस हेल्दी रहिए। आज जो मैंने पहले भी एक चीज बोली थी कि तेल और घी को एकदम कहते हैं ना कि जैसे मेन विलन बना दिया गया है, तेल और घी छोड़ दो, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, तो ये कहाँ तक ठीक है और सही कितना है इसमें? अब आप ये बताइए, रोटी पे तेल नहीं लगाएंगे तो रोटी कैसे लगेगी? बहुत रूखी ड्राई। इसी तरह से आपकी स्किन को करेगी, है ना। स्किन में, हेयर में नेचुरल अंदर से ऑयल चाहिए रहती है। हमारे कुछ विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, जिसको हम कहते हैं, जो बिना फैट के एब्जॉर्ब नहीं होंगे, है ना। ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसको हम कहते हैं। अगर आपने अपने बॉडी में टोटल ही फैट बंद कर दिया तो ये विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। घी जो है बहुत हेल्दी है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, आपको बहुत सारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बट अगर आपने घी को अति कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपके दिन भर की कैलोरीज बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा। फिर आप घी को दोष देंगे कि घी से मेरा वेट बढ़ गया तो घी बंद कर दो। घी ने नहीं वेट बढ़ाया है, घी की मात्रा ने वेट बढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज का एक सही तरीका और मात्रा होता है, अगर आपने उसको सही रखा तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। दूसरी चीज, जो ऑयल की बात कर रहे हैं, सेम थिंग, कुछ ऑयल्स
ऑयल का भी कुकिंग का तरीका, यूज करने का तरीका, अगर आपने एक ही ऑयल को बार बार, हमने पूड़ी तला उसको रखा, फिर आपने उसमें पकौड़े तले उसको रखा, फिर आपने कुछ तला, ये जो बार बार तलने का है जो ऑयल्स को रैंसिड बनाते हैं। रैंसिड मतलब जिसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान करते हैं, ट्रांस फैट बनते हैं उससे, ठीक है ना। तो बार बार तली हुई तेल को यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कुछ तलना भी है तो कम तेल यूज करिए, उसको भले आप ऐड करते जा सकते हैं जितनी ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, आप ऑयल को चेंज करते, रोटेट करते रहिए। कभी आपने ग्राउंडनट ऑयल किया, कभी राइस ब्रैन ऑयल किया, कभी आपने सेसमी ऑयल यूज़ कर लिया, तो ऑयल को हमेशा बदलें। और जो हमारे मस्टर्ड ऑयल रहता है कच्ची घानी का, वो आप यूज़ करें सब्जी वब्जी बनाने में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करिए। तो अगर आपने उसका तरीका, मात्रा या कैसे यूज़ कर रहे हैं, रीहीटिंग कितना कर रहे हैं, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, ऑयल और घी भी कोई नुकसान नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है आपने कि ऑयल्स को रोटेशन में यूज करें, एक जैसा ऑयल ना खाते रहें। और घी भी कोई परेशानी क्रिएट करने वाला नहीं है, ये बल्कि हेल्दी है। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई प्रिकॉशंस हैं जिनको हम लेंगे तो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, या कोई खास स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम एज अ प्रिकॉशनरी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसको हम हमारे टर्म में बोलते हैं प्रिवेंटिव केयर, है ना। मतलब किसी भी चीज को प्रिवेंट करना होने से। तो बेसिकली क्या करना है, सिंपल है, आप घर का खाना खाइए, 80% ऑफ द टाइम, 90% आप घर का खाना खाइए, 10% आप अपने इंटेलिजेंस के लिए छोड़िए। कहीं पार्टी में जा रहे फ्रेंड्स के साथ, आपको बाहर खाने का मन किया, दैट शुड बी 10%। रेगुलर मूवमेंट, जब मैं रेगुलर बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा जिम जाए और दिन भर 8-10 घंटे बैठे। वी टॉक अबाउट रेगुलर मूवमेंट। इन बीच बीच में आप मूवमेंट करते रहिए। फ़ोन पे बात करते हैं, चलते चलते बात करिए। आपको कहीं ऊपर सीढ़ी चढ़ना है तो टॉप फ्लोर पे जाना है या 4th 5th फ्लोर पे जाना है, तो मैं क्या बोलती हूँ, अब 2nd फ्लोर तक तो चढ़ो, फिर वहां से लिफ्ट ले लो। इतना तो कर सकते हैं। हम पहले ही 6th फ्लोर पे जाने से डर जाते हैं कि इतना कौन चढ़ेगा। तो और नीचे आते में ऑलवेज स्टेप्स, क्योंकि नीचे आना बहुत आसान होता है, तो आप स्टेप, तो इससे क्या होता है, आपके मूवमेंट्स बढ़ते हैं, स्टेप काउंट बढ़ता रहता है, ठीक है। तो किचन में मैं एक सिंपल ट्रिक देती हूँ, ज्यादातर यूजुअली वुमेन्स ही काम करते हैं। जब मान लीजिए आपको किसी नीचे कैबिनेट से कुछ निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, झुक के निकालते हैं। मैं बोलती हूँ स्क्वाट करके निकालिए, है ना। थोड़ा स्क्वाट करेंगे, आपके मसल्स यूज हो जाएंगे। दिन भर में अगर आप 10 बार भी स्क्वाट करके नीचे कैबिनेट से कुछ निकालेंगे तो आप खड़े खड़े भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स से हम हमारे क्लाइंट्स को हेल्दी रखते हैं। तो और दूसरा, पानी अच्छे से पीना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। और जिस तरह का भी, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप जिम गोअर हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, थोड़ा कार्डियो करिए, या सिंपल वॉक भी करिए। आप डांस करना चाहते हैं वो करिए, योगा करना चाहते हैं तो आप या तो सबका मिक्स थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक नहीं, एज लॉन्ग एज आप एक्टिव हैं, ठीक है ना। दूसरा, स्ट्रेस को कम करिए। आजकल के लाइफ में हम इतने स्ट्रेस्ड हैं और हमने स्ट्रेस को नॉर्मलाइज कर दिया है। तो किसी दिन किसी को स्ट्रेस नहीं होती है तो उनको इस बात की स्ट्रेस है कि स्ट्रेस क्यों नहीं है, है ना। तो इसलिए स्ट्रेस को नॉर्मलाइज मत करिए और उसको लाइटली मत लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस ही सबसे बड़ा फैक्टर है आजकल के यंग लोगों में हार्ट अटैक्स होने का। तो स्ट्रेस के लिए क्या करना है, जर्नलिंग और मेडिटेशन, थोड़ा ब्रेथ वर्क, ये सब चीज़ें करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम से सोना, एनीवेयर बिफोर बाय 11-11:30। मैं तो बहुत लेट बोल रही हूँ, 11-11:30 तक सो जाएं, ताकि आपकी बॉडी जो, इसका जो क्लॉक है वो अपना सेट हो। लेकिन हम करते क्या है, दिन भर हम बिजी हैं, काम में बिजी हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम फिर सब कुछ रात को होता है। सो दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज। तो हम इन सब चीजों का थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा लाइफ में। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं मिलता है। एक मिथ और है, हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, हमारी मम्मियाँ 5 बादाम भिगाकर खिलाती थी, अखरोट, बादाम, हर चीज सोक करके, अंजीर। 5 ही बादाम क्यों खाने हैं, लेकिन कम और ज्यादा क्यों नहीं? देखिए, ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कैलोरीज में हाई रहते हैं, ठीक है। तो हमें हेल्दी चीज, हम जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम मैं तो सब हेल्दी खाते हैं, फिर मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है या घट क्यों नहीं रहा है। तो जब हम उनसे बात करते हैं, आप क्या करते हो, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं 1-2 मुट्ठी, है ना। तो कभी हम फ्रूट्स खा लेते हैं 3-4 दिन भर में।
सो होता क्या है ना, हम इसको हम बोलते हैं हेल्दी ओवर ईटिंग। ओके, समझ रहे? हेल्दी चीज को जब आप ओवर ईट करते हो ना, तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। आपको लगता है कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन आप, जैसे आपने बोला अभी ड्राई फ्रूट्स कैलोरीज में बहुत, कैलोरी डेंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज्यादा कैलोरीज है। अगर आपने ज्यादा खाया तो आपके दिन भर के कैलोरीज ज्यादा हो गए, तो फिर आपका वजन भी बढ़ सकता है, या पहले से बढ़ा है तो घटेगा नहीं। तो इस वजह से 5 खाते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है उसका, कोई शगुन नहीं है, बट वो इसलिए कि देखिए ऐसे टाइम पे भी हमारे पुराने लोग कितने सही थे। उनको ये तो नहीं पता था कि इसमें कैलोरीज, प्रोटीन, उस समय उनको नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि उसको इतना ही खाना है। सो वो लोग हमसे ज्यादा क्लेवर थे, और 2 ही अखरोट खाते थे। हम अभी भी बोलते हैं 2 अखरोट खाइए, बिकॉज हमें ड्राई फ्रूट्स को एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि हमें कैलोरीज भी अल्टीमेटली कंट्रोल करके चलना है। तो इस वजह से वो 5 बादाम का सिस्टम पड़ गया। अच्छा, आज सब लोग सिर्फ बात करते हैं, जब भी बात की जाती है तो यही की जाती है बात कि बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करना। तो क्या बढ़ा हुआ वजन ही मेजर प्रॉब्लम है? कोई कम वजन भी मेजर प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल होता है। अगर कम वजन है, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग वेट गेन के लिए भी आते हैं, बट अगेन पहले हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि वजन कम क्यों है। बाय चॉइस है, जैसे आपने अभी बोला, बहुत यंगस्टर्स में सोशल मीडिया, मोटा नहीं होना है, कम खा रहे हैं, या वो रीजन है, या कुछ मेडिकल इशू है, कुछ डेफिशिएंसी है, जैसे थायराइड में भी कई बार वेट नहीं बढ़ता है, या कुछ एनीमिया हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब हम एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो हम हैं, हम पहले सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम ब्लड रिपोर्ट्स पे भी वर्क करते हैं। तो चाहे वो वेट गेन के लिए हो, या वेट लॉस के लिए, या कोई भी मेडिकल रीजंस के लिए हमारे पास आता है, हम पहले पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, सब ब्लड टेस्ट करवाते हैं। हम पहले देखते हैं कि किसी भी चीज़ का रूट कॉज क्या है। वेट गेन का भी नहीं होने, वेट बढ़ने ना होने का भी एक रूट कॉज होता है, और वेट जब बढ़ा होता है नहीं घटने का भी एक रूट कॉज होता है। तो पहले हम रूट कॉज को बता, हम तो बाहर नंबर्स पे ऑब्सेस होने लगते हैं, मेरा 70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। लेकिन जब तक अंदर की हीलिंग नहीं करेंगे तो आपको बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना। आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीसीओडी है या थायराइड है, आपका वजन बढ़ गया, तो सब लोग बोलते हैं मैम मेरा 100 हो गया, मेरा ये, मेरे को कैसे भी करके वजन कम करना है। बट अंदर का क्या, जब आप नंबर्स पे ऑब्सेस होने लगते हैं, तो आप यही जो शॉर्ट टर्म डाइट्स है ना, कभी एंटी इन्फ्लेमेटरी, कभी ये छोड़ दे, तो क्या होता है, आप एक डाइट लंबे समय तक नहीं चलाते, फिर आप हर 10-10 दिन में बदलते रहते हैं। आपको लगता है 10 दिन हो गया, मेरा वजन नहीं कम हुआ। तो इसलिए रूट कॉज को, जड़ को ठीक करना ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप जड़ को नहीं ठीक करेंगे, आपकी बाकी चीजें नहीं ठीक होगी। तो एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन, क्या कोई आइडियल वेट है जिसको देखकर आप करते हैं कि सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स के ही बेसिस पे होता है? देखिए, अब आज तक किसी का आइडियल वेट नहीं है, है ना, कि इतना है हाइट, इतना ही वेट होना चाहिए। डिपेंड करता है बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या है, आपका बोन वेट क्या है, मसल मास क्या है, फैट परसेंटेज क्या है। जिसका ज्यादा मसल होगा उसका भले ही वेट ज्यादा हो, लेकिन वो पतला दिखेगा, और जिसका फैट ज्यादा हो उसका कम वेट में भी वो ज्यादा ओवरवेट दिख सकते हैं। बोन वेट से नहीं, फैट वेट ज्यादा होता है तो आप 60 किलो में भी 70 दिख सकते हैं, और मसल मास ज्यादा होता है तो 80 में 65 जैसे दिख सकते हैं। सो हम कोई नंबर्स पे नहीं खेलते हैं, हम बॉडी की जितना आपका कॉम्पोजिशन है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कितना हेल्दी ईट करते हैं, या कितना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है। आपके ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल होना चाहिए और बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए, देन यू आर हेल्दी। 70 हो, 80 हो, 90 हो, क्या फर्क पड़ता है, हेल्दी होना ज्यादा जरूरी है। नंबर्स पे ना जाएं, बाहर से आप अच्छे दिख रहे हैं उस पे नहीं दिख रहे हैं, उस पे ना जाएं। आपका हेल्दी जो बॉडी वेट है वो डिपेंड करता है, मतलब ये नहीं है कि कोई 100 किलो का है तो उसको वजन कम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट 100 किलो क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ, पहले उसको पता करें, देन ओनली यू कैन वेट कम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही मतलब एक सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक सिंपल कुछ शब्दों में कैसे बता पाएंगे कि हैप्पी और हेल्दी लाइफ कैसे जी जाए? देखिए, हेल्दी ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, जितना हो सके घर का खाना, जितना घर का खाना खाएंगे उतना हेल्दी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और पैसे भी बचाएंगे। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, चाहे अब जो करना चाहते हैं वो करिए। टाइम से सोइए, अपना एक टाइम बना लिए, नियम टाइम, तो प्लीज गो टू स्लीप ऑन टाइम।
दूसरा, स्ट्रेस कम लीजिए। हम लोग सब स्ट्रेस लाइफ में, जो थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस चलता है, बट स्ट्रेस को इतना क्रॉनिक मत बनाइए कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हैप्पी जो है, बस अपने मन की सुनिए, दूसरों जो बोलते हैं छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा हैप्पी तो हम तभी रह सकते हैं। कम इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। यस, नहीं, इंस्टाग्राम फॉलो भी करते हैं, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है वो सोर्स का देखिए, और इंस्टाग्राम पे सही चीज को फॉलो करिए, और कुछ भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है ना। अल्टीमेटली हेल्थ आपकी है, आपके हाथ में है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे देखने वालों की, हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank दिल you. से विद पूर्णिमा में आए, आपका इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी रखें, और गलत चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और गलत हाथों में आपको हेल्थ को मत दीजिए, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के दौरान हम काफ़ी लोगों के मिथ्स कवर कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जिसमें कंफ्यूजन है वो क्लियर कर पाए, एंड आई होप कि दर्शक भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने, अच्छा खाना, हेल्दी खाना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी समझ और संतुलन का नाम है। और दिल से विद पूर्णिमा का मकसद भी यही है कि बातें की जाएं दिल से और पहुंचे भी वो दिल तक।